हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे MFN स्टेटस के बारे में, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र दर्जा के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि स्विट्जरलैंड ने यह जो स्टेटस है जो इंडिया को दिया था उसको देने से मना कर दिया है, यानी छीन लिया है, और लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। अब यहाँ पे कई चीज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होता क्या है, या क्यों दिया जाता है। स्विट्जरलैंड को यह कदम उठाने से इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, उस कंपनी पे जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है, और इंडिया के कंपनी जो स्विट्जरलैंड में काम कर रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी और स्विट्जरलैंड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, या स्टेटस क्यों दिया जाता है, इस देने का क्या औचित्य है। क्लियर? ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड ने अनाउंस किया है, 11 दिसंबर को इन्होंने अनाउंस किया, 11 दिसंबर 2024 को, कि वह मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा जो है इंडिया के साथ उसको खत्म कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, निलंबित कर रहा है। कब से? 1 जनवरी 2025 से। अब इस अनाउंसमेंट से क्या होगा कि बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे इंडियन कंपनी को जो स्विट्जरलैंड से में ऑपरेट हो रहा है, और स्विस इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में, यानी स्विट्जरलैंड की कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, ये दोनों कंपनियों पे बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा इस अनाउंसमेंट के कारण, इस स्विट्जरलैंड के यह कदम के कारण। चूंकि इन्होंने 11 दिसंबर को ऐसा अनाउंस कर दिया कि जो भी मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का जो दर्जा है इंडिया के साथ उसको हम खत्म कर रहे हैं, और यह लागू कब से हो जाएगा? 1 जनवरी 2025 यानी 1 जनवरी 2025 से। क्लियर? अब यहाँ पे ये सारी चीज को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि यह मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है, यानी MFN स्टेटस अगर हिंदी में बोले तो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा क्या होता है, या क्यों कोई कंट्री किसी को देता है और किसके तहत यह दिया जाता है। क्लियर? देखिए, अभी हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जो जी रहे हैं, हर चीज जो हमारे जरूरत का है अगर देश स्तर पर देखें तो वह देश उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वह किसी न किसी रूप में किसी दूसरे देश पे आश्रित है, और वह दूसरे देश या तो इस पे या किसी तीसरे देश पे आश्रित है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग भी अपने रोजी रोटी के लिए एक जगह नहीं रह रहा, कोई किसी और देश में जा रहा है, कोई और किसी देश में जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि कोई ए नाम का बंदा है जो वह इंडियन है, वह इंडिया का है, और वह यूएसए में काम कर रहा है। ठीक? अब यूएसए में जो भी वह उपार्जन करेगा, जो भी वह पैसे कमाएंगे, वह यहां इंडियन में भी, इंडियन के इनकम टैक्स में भी वह भरना पड़ेगा उनको। ध्यान से दीजिएगा, इनकम टैक्स में। इसके अलावे वह चूंकि यूएसए में इनके टेरिटरी में वह उपार्जन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो यहां भी टैक्स की लायबिलिटी उनको होगी। यानी यह आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए यूएसए में गया और दोनों जगह उसको टैक्स देना पड़ रहा है, यानी डबल टैक्स देना पड़ रहा है। स्वाभाविक है, आप इंडियन है, कहीं भी जाएंगे आपकी इनकम यहाँ की पाइन होगी, यहाँ के सब चीज होगा, तो यहाँ इनकम दिखेगा तो इनकम टैक्स यहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा। यूएसए में आप पैसे कमा रहे हैं, उनके इकोनॉमी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका जो भी टैक्स दर है वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तभी तो इकोनॉमी देश चलता है टैक्स से, है ना। अब यह दोनों देशों ने क्या किया कि भैया ऐसा करते हैं कि एक एग्रीमेंट करते हैं कि इस आदमी को, ए पर्सन को दोनों जगह टैक्स देने से बच जाए। अब इसको बोलते हैं कि डबल टैक्स एवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी दोहरी कराधान को रोकने वाला संधि, DTAA। अब यह अगर इंडिया और यूएसए दोनों देशों में ऐसा कर लिया अगर हो जाए तो यह ए पर्सन को दोनों जगह टैक्स देने से बच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा,
क्लियर। तो यह होता है DTAA, यानी दोहरी कराधान से बचाव के लिए एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्लियर। अब होता क्या कि मान लीजिए कि यहां पे 20% इनके टेरिटरी के अनुसार से टैक्स देना पड़े और ये आदमी को यहां पे 30% टैक्स देना, इस स्लैब में आते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, इनका इस अगर यह एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए के साथ, तो चूंकि वह 20% ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहां पे उनको केवल 10% देना पड़ेगा। अब यह एग्रीमेंट के कारण वो यहां पे उनको 20%, यानी यहां तो 20 दे ही चुके हैं, तो यहां क्यों वह 30 देंगे। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्लियर। चलिए, अब इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है, अगर ज्यादा दोनों में अगर अच्छा रिलेशन हो गया इंडिया और यूएसए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं, तो इन्होंने बोलेंगे कि भैया हम लोग एक दूसरे को, मान लीजिए कि इंडिया जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया यूएसए को। अब मान लीजिए कि इंडिया जो है 10% अगर टैक्स लेता है यूएसए कंपनी से, तो अब एमएफएन के तहत वह 5% लेगा, माने अपने हिसाब से कि भैया आप मोस्ट फेवर्ड नेशन है, आप बहुत अच्छे नेशन है, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र है, इसलिए हम आपको 10% तो लेते ही थे, लेकिन अब 10% नहीं लेंगे। अभी डीटीए तो है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ही दोनों में, अब आप एमएफएन हो गए हैं, तो अब आपसे जो भी एग्रीमेंट के तहत जो भी टैक्स बनता है उसमें भी हम कम लेंगे। अगर 10 बनता है तो हम आपसे 5 लेंगे। तो यह होता है एमएफएन। क्लियर, समझ गए। सबसे पहले डीटीए समझ गए क्या होता है, और इसी के तहत होता है एमएफएन, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, जो कंट्री को दिया जाता है। इंडिया भी बहुत सारे कंट्री को दिया, जैसे पाकिस्तान को दिया था, चीन भी लिया था, है ना, जिस तरह भी यूएसए ने ऐसा किया, सॉरी स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया। चलिए अब आते हैं कि यह एफएमएन क्लॉज जो खंड है यह डीटीए के तहत होता है। ध्यान दीजिएगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, है ना। अब यह इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच यह ट्रीटी हुआ था, यह एग्रीमेंट हुआ था, यह साइन हुआ था। अब जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है, ध्यान दीजिएगा, यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा जो है, यह इंश्योर करता है क्या, कि दोनों कंट्री, बोथ कंट्री प्रोवाइड ईच अदर सेम फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट, है ना, एक फेवर करके टैक्स ट्रीटमेंट। जैसे हमने समझाया कि अगर 10 है तो 5 कर देंगे, कहीं होता है कि अगर 20 होता है तो 10 कर देते हैं, है ना। अब यह जो एग्रीमेंट है, ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच, या उस एग्रीमेंट में ऐसा हुआ था कि यह एग्रीमेंट एक्सटेंड करेगा सारे कंट्री पर जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। एक्चुअली इसमें ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन के कंट्री है। यह ऑर्गेनाइजेशन 1961 में बनी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इनका ऐसा दावा है कि हम यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाते हैं। क्लियर। यह जो है इस OECD मेंबर कंट्री पे भी एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर। जो भी OECD के मेंबर कंट्री है उन पे अंडर देयर रेस्पेक्टिव ट्रस्ट ट्रीटी, जो उनके साथ रेस्पेक्टिव ट्रस्ट जो कर का जो संधि है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन है और डीटीए सब देश के साथ अलग अलग दरों पे होता है ना। तो अब यहाँ पे यह दोनों कंट्री के बीच जो संधि हुआ, वह संधि इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच ऐसा था, इस संधि में ऐसा क्लॉज था कि यह जो संधि हो रहा है, या मोस्ट फेवर्ड नेशन है, या ऑटोमेटिक जितने भी इसके जो मेंबर हैं OECD के, उन पे यह लागू होगा। आ रहा समझ में। और डिविडेंड यानी लाभांश के मामले में एमएफएन जो क्लॉज है, खंड है इंडिया और स्विट्जरलैंड के डीटीए, अभी देखो बोले है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वह क्या करेगा, डिविडेंड 10% से 5% लेना, टैक्स लेना पड़ेगा, टैक्स रेट। अभी हम समझाया ना, क्यों, चूंकि एमएफएन है। क्लियर, चूंकि एमएफएन है। अब यहां पे मामला क्या होगा, क्यों स्विट्जरलैंड को यह कदम उठाना पड़ा, अब ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या, या तो आप समझ गए, लिथुआनिया और कोलंबिया बाद में जो OECD क्या हुए, OECD जो संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन किए। अब स्विट्जरलैंड का कहना है कि चूंकि यह लिथुआनिया और कोलंबिया जो है OECD ज्वाइन कर लिए, तो इनको भी यह जो फायदा है वह देना चाहिए, चूंकि एग्रीमेंट में था।
क्लियर। अब यहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, अब क्यों स्विट्जरलैंड को यह कदम उठाना पड़ा है, ये तो आप समझ गए, एफएमएन क्लॉज है। मोटा मोटी क्या समझ गए, एफएमएन क्लॉज इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच है कि कोई भी ओईसीडी का कंट्री है उस पर भी अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएगा क्या, सेम फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट, एमएफएन स्टेटस वाला, जो कि डिविडेंड पे जो टैक्स है 10% से 5% हो जाता है सारे ओईसीडी कंट्री में। अब इसमें टैक्स एग्रीमेंट कंट्री लिथुआनिया और कोलंबिया भी इसमें है, बाद में इस एग्रीमेंट के बाद में ज्वाइन किया। अब स्विट्जरलैंड का कहना है कि इसको भी यही फायदा दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि एमएफएन क्लॉज जो है वह ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा किसी थर्ड कंट्री पे। आपके साथ एग्रीमेंट है, ठीक है, अब ऑटोमेटिक किसी थर्ड कंट्री पे अप्लाई नहीं होगा, जिस तरह लिथुआनिया और कोलंबिया है जो बाद में ओईसीडी ज्वाइन कर लिए, बाद में ओईसीडी इन्होंने ज्वाइन किया। इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वह एक्सटेंड करता है ओईसीडी कंट्री पे, लेकिन यह ऑटोमेटिक नहीं, यह अप्लाई नहीं हो जाता एमएफएन स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी टैक्स रिडक्शन, टैक्स रेट, कोई भी एमएफएन क्लॉज है, वह नोटिफिकेशन उससे पहले आपको देना पड़ेगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 19 के तहत। आप पहले नोटिफाई कीजिए, नोटिफिकेशन दीजिए इस सेक्शन के तहत, उसके बाद में यह फायदा आपको मिलेगा। यानी विदाउट सच नोटिफिकेशन द ओरिजिनल ट्रीटी टर्म प्रिवेल। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देंगे तभी यह फायदा आप उठा सकते हैं। यह शायद अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। किसके केस में? लिथुआनिया और कोलंबिया। इसके साथ एक और केस था, नेस्ले वाला भी केस था, जो कि इसी केस में बहुत सारे केस थे, इसी में इंक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केवल यह सुनाया कि कोई भी इस क्लॉज का इस्तेमाल करने से पहले आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 19 के तहत सबसे पहले आपको नोटिफाई करना होगा, उसके बाद में यह सेक्शन लागू होगा। अब इसी के क्या बोलिए, इसी का बदला लेने के लिए या इसी को रिटेलिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ठीक है, हम यह स्टेटस ही खत्म करते हैं। जाइए, क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडियन बिजनेस पे और स्विस इन्वेस्टमेंट पे। यानी इंडियन बिजनेस जो यहां से जाके स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, स्विस इन्वेस्टमेंट में स्विट्जरलैंड की कंपनी यहां इंडिया के काम करेगी। सबसे बड़ी जो इसका इंपैक्ट होगा को हायर टैक्स लायबिलिटी, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी अब उनको 10% देना पड़ेगा 5% के साथ। अब ऐसी बात नहीं, इंडियन कंपनी को भी देना पड़ेगा ज़्यादा स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड कंपनी को भी देना पड़ेगा इंडिया में ज़्यादा। अब स्विट्जरलैंड का जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट वाला कंपनी, वह जो है इंडियन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि 5 को 10 देना पड़ रहा है ना। इंडियन कंपनियों को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो भी इंडियन बिजनेस है उनका कॉस्ट, लागत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्विस इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में, उन पे भी फायदा पड़ेगा डिविडेंड पे, जो कि वह डिस्करेज होंगे स्विस इन्वेस्टमेंट, ये अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो दोनों तरफ है, एक तो उनका इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, डिस्करेज होंगे, और अपनी इंडियन बिजनेस का लागत बढ़ जाएगा स्विट्जरलैंड में, केवल इस स्टेटस को रिवोक करने से। क्लियर, इस स्टेटस को छीन लेने से। अब हम आते हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव क्या है, ब्रॉडर टेकवे क्या है। जो भी ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क चैलेंज है, यह डेवलपमेंट हाईलाइट करता है कि एमएफएन जो क्लॉज है वह या ग्लोबल टैक्स लैंडस्केप में इसको थोड़ा सा अच्छा सा इंटरप्रेट करने का जरूरत है। क्योंकि कई बार होते हैं, थोड़ा सा भी मतभेद हुआ, कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इस तरह का एमएफएन वाला क्लॉज हटा देता है, जोड़ देता है, जो भी करता है ना। जैसे इंडिया ने भी पाकिस्तान के साथ जो एमएफएन क्लॉज है उसको मना कर दिया था, है ना। तो इसके लिए एक जरूरी है कि एक क्लियरर टर्म, ट्रीटी टर्म दिया जाए और म्यूचुअल एग्रीमेंट को एक अच्छी से इंटरप्रेट किया जाए। और फ्यूचर अनसर्टेनिटी की अगर भविष्य की बात करें तो बिना रिजोल्यूशन का इस तरह का जो मूव है या इकोनॉमिक रिलेशन जो है इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में काफी प्रभाव डाले, एक स्ट्रेन, एक दाग की तरह यह काम करेगा। और दोनों कंट्री का जो बिजनेसेस है उन पे भी एक बहुत बुरा प्रभाव, इकोनॉमिक प्रभाव डालेगा। अभी अब देखें, इनको भी ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे, उनको भी ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। तो फ्यूचर क्या हो गया, इन दोनों का अभी अनसर्टेन है।
इस एक्टिविटी से, यह कदम से। इसलिए शुरू में मैंने बोला कि बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा इस कदम से जो स्विट्जरलैंड ने अभी उठाया है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इकोनॉमी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था के लिए। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।